हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारा टॉपिक है जो है गैस और सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने का। ठीक है, तो पहले जो है सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि आप इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आप पीछे भी देख चुके हो। ठीक, तो पहले बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक एग्जांपल के माध्यम से ही समझेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, सपोज दैट हमने एक कोई कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हम सॉल्यूट डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक ठीक, तो इस कंटेनर में कोई हमने पहले से क्या ले लिया है, कोई सॉल्वेंट ले लिया है। सॉल्वेंट ले लिया, अब इसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे। ठीक, हमने सॉल्वेंट ले लिया और एक काम कर लेते हैं पहले ही, एट फिक्स टेम्परेचर पर हम ये काम कर रहे हैं। एट फिक्स टेम्परेचर पे काम कर, क्योंकि जो टेम्परेचर है ये एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी में। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर टेम्परेचर को फिक्स कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं। ठीक, तो क्या है कि एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एक और फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट मतलब सॉल्यूट। ठीक, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट which can be dissolved in a specified amount of solvent and a fixed temperature। ठीक, एक फिक्स टेम्परेचर पर एक फिक्स सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसी को हम हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस, लिख लीजिए थोड़ा डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ a substance can express the maximum amount of it। इट का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉलिड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिसॉल्व, विच कैन बी dissolved in a specific amount of solvent। ठीक, in a specific amount of solvent, specific amount of solvent। और इसके बाद टेम्परेचर तो हमें फिक्स रखना ही है, क्योंकि होगा क्या, अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा तो हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ा सकते हैं। ठीक, और बेसिकली अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो ये तो पक्का है कि जैसे जैसे कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको ये दिखेगा कि जो है, जैसे शुगर का एग्जांपल ले लीजिए, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे शुगर जो है ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, in a specific amount of solvent at a specified temperature। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, दिमाग लगा। कह रहा है solubility of a substance can express maximum amount of it। ठीक, सपोज दैट हम डिसॉल्व तो सॉल्यूट कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकती है उसी को उसकी बोलते हैं, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक,
अब जब सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया शुगर, ठीक, तो शुगर ले लिया और सॉल्वेंट के तौर पे हमने ले लिया वाटर, ठीक, तो आप पानी में शुगर मिला, ठीक, तो घुलती चली जाएगी और एक ऐसा टाइम आ जाएगा इसी फिक्स टेम्परेचर पे कि इस सॉल्वेंट में शुगर घुलना बंद हो जाएगी और ऐसी स्टेज को ही हम बोल देते हैं सैचुरेशन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे कि एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना पूरा अब सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका, तो इसी को आप क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक बात आती है सॉल्युबिलिटी के बाद, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, टेम्परेचर नो मोर solute can be dissolved। एक फिक्स टेम्परेचर पर जब हम उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो गई, अब उसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन को ही हम क्या बोल देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक प्रोसेस समझेंगे, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं डिसोल्यूशन। क्या नाम देते हैं, डिसोल्यूशन, ठीक। तो जब हम डिसोल्यूशन की प्रोसेस करते हैं यानी कि कोई सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में जब घोल रहे होते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है। यानी कि इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो तो लगभग उसमें घुल गए हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब आप बहुत ज्यादा घोलने लग जाओगे तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स एग्रीगेट करके जो है क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देंगे, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसी भी सॉल्वेंट की जब मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुकी है अब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है और आप ऊपर से ऐड किए जा रहे हो तो वो क्या करेगा, वो अनडन द इफेक्ट, जो आप प्रभाव लगा रहे हो उसको अनडन करेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने और पार्टिकल के साथ एग्रीगेट करके जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल या फिर कह लीजिए कोलॉइड बना लेते हैं और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आप समझिएगा इस बात को, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और इतना होने के बाद क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल एग्रीगेट करते हैं यानी कि कोलॉइड बनाना जो है अपने ग्लोब्यूल बनाना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वापस से हमें सॉल्यूट प्राप्त हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ठीक, तो आज हमने अभी तक क्या क्या सीखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या है, कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो उसकी जो है डिसॉल्व हो सकती है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है एट ए फिक्स टेम्परेचर। फिर हमने क्या देखा कि घोलते घोलते एक समय ऐसा आ जाएगा जब उस फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा, तो क्या कहोगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो चुका है, अब सैचुरेट हो चुका है। मींस नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता।
फिर क्या आती है बात यहाँ पर कि मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन डायनेमिक नेचर, डायनेमिक का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। फिर सपोज दैट हमने एक बीकर लिया और बीकर में क्या कर रहे हैं हम, बीकर में क्या कर रहे हैं, एक आउटलेट लगा ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक पानी निकाल रहे हैं थोड़ा सा, और ऊपर से एक हम टैप डाल रहे हैं जिसमें हम पानी डाल रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, ठीक, ऊपर से पानी डाल रहे हैं। आप सोचो एक समय आएगा कि यहाँ पे बीकर जो है हमारा यहाँ तक भर जाएगा, भर जाएगा, ये देखो बीकर यहाँ तक भर गया और ऊपर से पानी आता जा रहा है। फिर इस कंडीशन में क्या होगा, जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना ही पानी यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम डायनेमिक कंडीशन बोलते हैं। मीन्स जितना सॉल्यूट आप सेचुरेशन होने के बाद ऐड करोगे उतना क्या हो जाएगा, वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक, एक मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। होता क्या है कि शादी पार्टीज में आप जाते हो तो वहां पे जब आप गुलाब जामुन खाते हो तो अब आपके टाइम में बिल्कुल गरम गरम आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है कि हम लोग जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ा करके इसके बाद शुगर डिसॉल्व करते हैं चाशनी बनाने के। तो आप जब उस टेम्परेचर को हटा देते हो तो क्या हो जाता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हुई थी दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर विल एक्सपेल आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन से एक्सपेल आउट हो जाती है, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो वो जो प्रेसिपिटेट है वो गुलाब जामुन के ऊपर एक जो है चीनी की लेयर बन जाएगी। तो जब आप खाओगे तो गुलाब जामुन का टेस्ट तो कम मिलेगा लेकिन वो चीनी का टेस्ट ज्यादा मिलेगा। इसलिए कंटिन्यूअस स्लो फ्लेम पर हीट करते रहते हैं प्रेजेंट टाइम, जिससे क्या हो, वो चीनी जो घुली गई है वो प्रॉपर घुली रहे, वो अपनी लेयर यानी कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ लेयर जो है वो गुलाब जामुन के ऊपर ना बना पाए। ठीक, एक छोटा सा और उदाहरण समझते हैं। ऐसे समझिए सपोज दैट आपके पापा आपके घर में आ गए, तो आप उनको दिखाने के लिए किताब उठा लिए और पढ़ने लग गए। ठीक, उनकी गाड़ी की हॉर्न आवाज सुना आपने बाहर, आपको लगा नीचे पापा आ गए, तो आपने किताब जल्दी से खोली और पढ़ने लगे, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ABCD। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पापा आए, आपको देखा और वो चले गए, आपने किताब क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब पापा आए तो आपने पढ़ना शुरू किया, अब पापा हट गए तो आपने पढ़ना बंद कर दिया। टेम्परेचर लगाया तो चीनी घुल गई, टेम्परेचर हटाएंगे तो वापस से चीनी क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो फिर से इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लगा रहे हैं, जो एक्सेस एनर्जी, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर will expel out in the form of crystals when the external energy is removed। वो एनर्जी जब हम हटा देंगे तो वो जो सॉल्यूट उसकी वजह से डिसॉल्व हुआ था वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई कहानी, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे इसको तो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ लिया, इसी के रेफरेंस में एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर हम और सॉल्यूट उसमें ऐड कर सके, ठीक, यानी कि डिसॉल्व कर सके। किसी सॉल्वेंट की के अंदर अभी भी कैपेसिटी है कि वो और ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। मींस एक सॉल्यूशन के अंदर अभी मैक्सिमम या फिर कह लीजिए सैचुरेशन स्टेट पहुंची नहीं, उसके अंदर अभी इतना मॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है कि उसमें जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और बात करेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है। बट इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस
आपके सिलेबस में यही है कि सॉलिड है तो उस पर प्रेशर की वजह से आप सॉलिबिलिटी उसकी इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो सॉलिड के केस में तो हम प्रेशर जो है कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा, लेकिन गैस के केस में कर पाएगा। तो गैस जब पढ़ेंगे तब प्रेशर पढ़ेंगे, पर यहाँ सॉलिड के केस में प्रेशर की वजह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। फिलहाल आपको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा पढ़ना है नेचर ऑफ सॉल्यूट, तीसरा पढ़ना है टेम्परेचर। ठीक, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके इसके बाद आप लोग लिख लेना जो भी हमने लिखवाया। एक डेफिनेशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बोली है, उसको मैं पहले तो लिख देता हूँ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो लिख देता हूँ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप फैक्टर्स की बात करते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक, more and more solute can be dissolved in solution। मतलब जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट अभी रीच नहीं हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस एट ए गिवन टेम्परेचर उसमें सॉल्यूट और डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हाँ सॉल्युबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो वो हम पढ़ चुके हैं कि एक मैक्सिमम क्वांटिटी हम कितना सॉल्यूट की ऐड कर सकते हैं किसी सॉल्वेंट में, वो जो उसकी होती है वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो हम सॉलिड का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम समझाते हैं। सपोज दैट इफ यू आर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में आप क्या डिसॉल्व कर रहे हो, शुगर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों सॉलिड ही, सॉल्ट इन वाटर। ठीक, what you will observe during the formation of solution of sugar solution, okay? And what you will observe when you are dissolving salt in water। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्ट पहले घुल जाएगा एज कंपेयर टू शुगर। कारण साफ है, जैसे को तैसा मिले कीच में कीच, पानी में पानी मिले नीच में नीच। पोलर डिसॉल्व पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन। पोलर में पोलर घुलता है और नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलता है। अब आप देख लीजिए, जो हमारा सॉल्ट होता है वो आयोनिक इन नेचर होता है, पोलर होता है, और वाटर भी हमारा क्या होता है, पोलर होता है। लेकिन पोलर की जब आप कैटेगरी की बात करोगे तो शुगर जो होता है वो लेस पोलर है एज कंपेयर टू सॉल्ट। सो सॉल्ट डिसॉल्व फास्टर एज कंपेयर टू शुगर इन वाटर। पानी में जो सॉल्ट है वो तेज घुलेगा एज कंपेयर टू शुगर। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट।
तो अब देखिए, अगर आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, पोलर है, सॉरी पोलर है, तो सॉल्वेंट भी आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट भी आपका क्या होना चाहिए, पोलर। ठीक, अच्छे से घुल जाएगा। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो सॉल्वेंट भी आपका कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व लाइक। ठीक है, एक ट्रेन में कोई नशा करने वाला व्यक्ति बैठा है, तो उसे दूसरा नशा करने वाला व्यक्ति चुटकियों में मिल जाएगा। एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर एक कोई पढ़ने वाला लड़का है, तो वो ऑटोमेटिक अपने सर्किल से, अपने उसमें ट्रेन में ढूंढ ही लेगा कि उसके टाइप थिंकिंग रखने वाला कौन सा इंसान है, फिर वो उसके साथ कन्वर्सेशन करेगा। ठीक है, तो समझिए इस बात को, क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक। यहाँ पे मैंने आपको एक बात भी बताई, बहुत पुरानी फेमस जो है लाइन से, जैसे को तैसा मिले, मिले कीच में कीच, कीचड़ में कीचड़ मिलता है, जैसे को तैसा मिलता है। ठीक, जैसे को तैसा मिले, मिले कीच में कीच, पानी में पानी मिले, और मिले नीच को नीच। जो जिस हिसाब से होगा अकॉर्डिंग टू डेट, वो उसी के अकॉर्डिंग घुल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी हमारा पोलर होना चाहिए, और अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो यहाँ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमने आपको बता दिया, एंड सॉल्वेंट आपको बता दिया। ये दोनों अगर पोलर हैं तो बहुत आसानी से घुल जाएंगे, जल्दी घुल जाएंगे, और दोनों नॉन पोलर है तो भी घुल जाएंगे। लेकिन एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, देन आफ्टर दे विल नॉट डिसॉल्व, और डिसॉल्व भी हो रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, एक तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो हम तो यहाँ सीधा बोलेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसी भी सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जैसे आप तो इतना तो जान ही रहे हो कि चीनी जब हम पानी में घोल रहे होते हैं तो घुलती है, फिर हम उसको सेक करते हैं, कोई सेक करते हैं तो घुल जाती है। अब सेकिंग इज एक काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और एनर्जी चाहे आप टेम्परेचर के फॉर्म में प्रोवाइड करो और चाहे जो है आप सेक करके एनर्जी दो, तो एनर्जी देने से वो जो है क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक मैं छोटा सा बहुत फनी एग्जाम्पल लेता हूँ, आप प्रयास करना समझने का। सपोज डैट आप ससुराल गए हो और वहां पर आपने 4 रोटी खा ली और आप पूरी तरीके से सेचुरेट हो जाओ, मीन्स योर एपेटाइट इज कंप्लीटली फुलफिल एंड देयर इज नो स्पेस फॉर सिंगल बाइट इन योर स्टोमक, और अचानक से आपकी छोटी साली आ जाए और वो आपसे कहे कि जीजू प्लीज एक चपाती खा लीजिए, और देन आफ्टर आप प्रयास करोगे, इवन क्या है आपके अंदर जगह नहीं है फिर भी क्या करोगे, प्रयास करोगे। ठीक है, और लोग प्रयास करते हैं और खा भी लेते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो सॉल्वेंट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी यानी कि टेम्परेचर, जब आपके क्लासरूम का एग्जांपल ले लीजिए, क्लासरूम में आप बैठे होते हो, गर्मी बढ़ जाती है तो आप क्या बोलते हो, धक्का देते हो, भाई उधर खिसक जाए गर्मी लग रही। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देंगे और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, सो दैट द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन गेट इंडल्ज इन दैट, उसमें जो है बैठ सकेंगे, उसमें डिसॉल्व हो सकेंगे, उसमें घुल सकेंगे, उनको प्रॉपर स्पेस मिल पाएगा। तो सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट जो के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी बढ़ जाती है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है
तुरंत उनके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो बढ़ जाता है और सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसमें घुल पाता है। उस टेम्परेचर पर भी एक समय ऐसा आता है जब सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। फिर एक बहुत फेमस दोहा है, क्या है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। ना बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, ना बहुत ज्यादा चुप चुप रहना चाहिए। और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो ज्यादा बोलना चाहिए और ना तो धूप ज्यादा अच्छी होती। बहुत पहले ये बात कही गई थी। तो टेम्परेचर की भी एक लिमिट है। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, हमारा जो सॉल्वेंट है वो वेपराइज हो जाएगा, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, फिर बॉइल होना शुरू हो जाएगा और क्या है, पूरा का पूरा सॉल्वेंट उड़ गया तो सॉल्यूट फिर से अनडिजॉल्व्ड रह जाएगा। तो आपको इस बात को समझना है कि एक लिमिटेड अमाउंट तक अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हो तो उस अमाउंट तक जो है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो वो जो है डिजॉल्व करेगा सॉल्यूट को आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उस पे भी एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सॉल्यूशन सेचुरेट हो जाएगा और उस टेम्परेचर भी पर भी शुगर डिजॉल्व होना, शुगर या फिर कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, और इसको आपको समझना है। टेम्परेचर और ये है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, ये पहुंच गया मैक्सिमम लिमिट। अब यहाँ पर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट तक आप पहुंच गए और सॉल्वेंट क्या वेपराइज हो गया, वहां पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम कम होने लग जाती है और इस स्टेज को बोलते हैं, और यहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक। क्या बोलते हैं, ब्रेक। और कौन सा ब्रेक, टेम्परेचर ब्रेक। ठीक, और इसी को भी बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। बहुत बार आपके बोर्ड पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ा तो रहे हो लेकिन एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक ही बढ़ा सकते हो, उसके बाद जो है आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। अभी मैंने आपको दोहा के माध्यम से बताया। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज हुई, फिर एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आया, वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होने लगी, घटने लगी, और दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर। और खूब ये आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं कि जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, ये सब क्या होती हैं, तो उसमें कैसे सॉल्यूशन जो है टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, ली चाइटलिनियर प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे प्रभावित करता है, तो इन सब बातों पर फिर बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने जो बात की वो सॉल्युबिलिटी की बात की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, इस पे बात की। क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट। मैंने क्या बताया, जैसे को तैसा, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है तो डिसॉल्व नहीं होगा। और फिर मैंने फैक्टर्स में दूसरा और सबसे लास्ट टॉपिक बात की, वो बात की प्रेशर। तो प्रेशर विल नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, वो सॉलिड जो है प्रभावित नहीं कर पाएगा। बट फिर बात की हम लोगों ने टेम्परेचर की, तो हमने क्या बताया कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्यूट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ठीक, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें भी हमने बताया कि टेम्परेचर एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा, फिर वहां पर पहुंचने के बाद सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी, और इस टेम्परेचर को ही बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक,
थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, अब आ गई ये बात तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं, थोड़ा ली चैटलेनियर प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ली चैटलेनियर प्रिंसिपल कहता है अनडन द इफेक्ट, जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, वो अनडन हो जाए, ठीक है, वो उसके अपोजिट काम कुछ हो जाए। जैसे सपोज दैट आपने बैलून में हवा भरी तो प्रेशर अंदर बढ़ाया, तो प्रेशर को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है, तो इसको बोलते हैं अनडन द इफेक्ट। उसके अपोजिट में कुछ ऐसा काम कर लेना जिससे जो है जो आपने प्रभाव लगाया है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो अगर आप सोचो, आप दिमाग लगाओ कि आप कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो और डिसॉल्व करने पर अगर रिएक्शन जो इसके अंदर प्रोसेस हो रही है वो इंडोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक हो, ठीक, तो इंडोथर्मिक क्या होगा, इंडोथर्मिक पहले कुछ टेम्परेचर रहा होगा और जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब, मतलब बाद में टेम्परेचर कम हो गया, तो इनिशियल टेम्परेचर जो होगा टी आई, इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू फाइनल टेम्परेचर। तो जब आप डेल्टा एच निकालोगे तो क्या आ जाएगा, टी एफ माइनस टी आई, ठीक, अब टी एफ कम है तो कम, मान लीजिए ये 5 है और ये क्या है, टी आई ज्यादा, सॉरी हाँ ये 6, तो कितना आ जाएगा -1, यानी कि डेल्टा एच जो है वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कैसे केसेस में, रिएक्शंस जो ऐसी प्रोसेसेस जो क्या है एंडोथर्मिक, ठीक, तो एंडोथर्मिक में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ सॉल्यूट्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर एक्सोथर्मिक होते हैं, टेम्परेचर प्रोड्यूस करते, और आपने टेम्परेचर अलग से दे भी दिया तो क्या हो जाएगा, अपोजिट काम हो जाएगा। ली चैटलेनियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपोजिट काम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी उसकी घट जाएगी, उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोसेसेस, जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, लेस देन होती है जीरो से, जीरो से कम होती है, तो वो तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होती है जीरो से, वो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू इनिशियल, कुछ अपोजिट एक्सप्लेन हो गया, थोड़ा सा समझेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होती है वो टेम्परेचर एब्सॉर्ब करती है, मतलब फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा, तो डेल्टा एच जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एच जब पॉजिटिव आएगा तो जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी होगी, ये बात होगी। ऐसे समझिए कि आपके पास इनिशियली 3 रुपए हैं और बाद में 2 रुपए और मिल गए, आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो फाइनली क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 ज्यादा है कि 3, 5 ज्यादा है। तो एंडोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस होती है जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है, तो जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगी तो फाइनल टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। तो जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। फिर आप बात करिए, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था, फिर आप बात करिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, इसकी एक्सोथर्मिक की, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी कि एक्स ई एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, एग्जिट, एग्जिट, और थर्म का मतलब टेम्परेचर, एग्जिट का मतलब बाहर आना, बाहर आना, किसका बाहर आना, टेम्परेचर का, मतलब शुरुआत में कुछ टेम्परेचर रहा होगा, सपोज दैट 5 केल्विन था, और जब हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया तो इसने क्या किया, टेम्परेचर एनवायरनमेंट में एग्जिट कर दिया, रिलीज कर दिया, तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा इस सॉल्यूशन का वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इनिशियल से, ठीक है। इंडोथर्मिक का मतलब सुनिए, आई एन, इन का मतलब आई एन वाला इन मान लीजिए, ई एन को आई एन, और इन का मतलब होता है अंदर आना, मतलब
एब्जॉर्ब करना। इसका मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। और इसका मतलब क्या होता है? लिबरेट करना। लिबरेट करना। तो ई एक्स से समझेंगे एग्जिट, एग्जिट से मतलब बाहर। तो जो टेम्परेचर जब शुरुआत में इनिशियल 5 केल्विन, मतलब जो टी आई होगा वो 5 केल्विन है, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि फाइनली उसने जो टेम्परेचर रिलीज कर दिया 5 में से रिलीज कर, तो बचेगा कितना? 3 ही तो बचेगा। 2 मान लो रिलीज कर दिया तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आ जाएगा? निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो डेल्टा, और यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन 0। ये होगी ग्रेटर देन 0। ये 0 बड़ा है, 0 से बड़ा है 1 2 3, ठीक। और ये क्या होगी? लेस देन 0, 0 से कम। इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी 0 से, यानी कि माइनस में आएगी, ठीक। तो ये माइनस में आएगी और ये प्लस में आएगी वैल्यू, ठीक। तो इस चीज को आपको समझना है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर रिलीज करती है, मतलब जितना वो टेम्परेचर रिलीज कर पाए उतनी अच्छी बात है, सॉल्युबिलिटी उतनी उसकी बढ़ेगी, ये होना चाहिए। लेकिन उनको आप टेम्परेचर रिलीज करने नहीं दे रहे हो, आप बाहर से ऐड कर दे रहे हो, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ध्यान रहे, वो सॉल्यूशंस जो एंडोथर्मिक बिहेव करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, और जो एक्सोथर्मिक बिहेव करते हैं उनकी जो है क्या होती है? उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाती है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक। सॉलिड आज हो गया है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। थोड़ा सा पढ़िएगा, चीजों को नोट करिएगा। कोई डाउट हो, कोई टॉपिक स्पेशली आप हमसे चाह रहे हैं तो उनको आप कमेंट करिएगा, और जो है आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। प्रयास कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम है, इसके पहले कभी कैमरे में बोला नहीं है, तो थोड़ी सी हेजिटेशन है, नर्वस हूँ खुद, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी और जो है धीरे धीरे मैं कैमरे को अच्छे से फेस कर पाऊंगा। धीरे धीरे चीज़ें जो है अच्छी होती चली जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट कर रहे हैं तो आप एक दिन परफेक्ट इंसान बनेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस से तो कभी नहीं हो सकता कि नॉर्मल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, आप परफेक्टली, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको फेस कर रहा हूँ, तो अब तक जो जैसे अब मिस्टेक्स हो रही थी उनको आज करेक्ट किया हूँ, फिर धीरे धीरे करेक्ट किया हूँ, करूंगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ समझाया है आपको, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझने का प्रयास करिएगा। एग्जिट का मतलब होता है निकलना बाहर, जो टेम्परेचर, और थर्म का मतलब टेम्परेचर, ऐसी रिएक्शन जहां पे टेम्परेचर बाहर निकल जाए तो क्या है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो जब टेम्परेचर निकल जाएगा तो फाइनली उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टी एफ जो है उसका क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू टी आई, मतलब इनिशियल टेम्परेचर। फिर मैंने एंडोथर्मिक समझाया। इन ई एन का इन फॉर्म जो है आई एन में कन्वर्ट कर लीजिए, और इनका मतलब अंदर आना। जब कोई टेम्परेचर प्रोसेस एब्सॉर्ब कर ले तो वो प्रोसेस क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। थैंक यू क्लास। फर्दर वी विल डिस्कस लेटर जो चीजें हैं विद बेटर आइडियाज एंड गुड थॉट्स। नए आइडियाज और नए थॉट्स के लिए हम लोग अगले वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और टॉपिक यही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।